अगर आपकी वर्तमान सेविंग निल भी है तो आप कैसे और कितनी सेविंग प्लान करके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। इस केस के आधार पर सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी इज ऑलवेज 16 to 20% हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। क्या मिस्टर ए को अपनी एग्जिस्टिंग 5 लाख की सेविंग को कंसीडर करते हुए 45 लाख का लोन लेकर प्रॉपर्टी बाय करने का डिसीजन लेना चाहिए? आइए इस फैक्ट को 30-33 रूल के आधार पर चेक करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बचत करने के बाद खर्च करने की आदत ही वेल्थ क्रिएशन की पहली सीढ़ी होती है। हेलो प्रॉपर्टी बायर्स, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ प्रॉपर्टी बाइंग सीरीज which empowers every property buyers to take a correct data-driven decision to avoid the long-term financial and personal chaos due to the impulsive buying decision। प्रॉपर्टी बाइंग की जर्नी बेसिकली 4 पार्ट्स में पूरी होती है। नंबर 1 फाइनेंशियल प्लानिंग, नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ डेवलपर एंड नंबर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के 30-33 रूल के पार्ट 2 को डिटेल्स में समझने वाले हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है और इसमें क्या रिलेशन होता है। प्रॉपर्टी की आइडियल ईएमआई कितनी होनी चाहिए और उसे कैसे डिसाइड करेंगे। अगर वर्तमान में हमारी सेविंग निल भी है तो हम कैसे और कितनी सेविंग प्लान करके प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइंड कर देख लें कि पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि आपकी इनकम के आधार पर आपकी प्रॉपर्टी की बाइंग का क्या बजट होना चाहिए, कितना डाउन पेमेंट होना चाहिए और कितनी ईएमआई आपके लिए आइडियल होगी, जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ को बिना डिस्टर्ब किए हुए प्रॉपर्टी बाइंग की प्रोसेस को एंजॉय कर सकें। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसे जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। प्रॉपर्टी की रियल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप क्या होती है और इसमें क्या रिलेशन होता है। पिछले वीडियो की तरह ही हम इस बार भी कंसीडर करते हैं कि इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट 50 लाख रुपए है और इसकी प्राइस बाइफरकेशन कुछ इस प्रकार से है। क्लब हाउस चार्जेस 1 लाख रुपए, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप कॉस्ट 1,25,000 रुपए सपोज टू बी 5 किलोवाट इंस्टॉलेशन, सोसाइटी फंड्स 10,000 रुपीज, मेंटेनेंस चार्ज 2 रुपए पर स्क्वायर फीट की दर से अगले 5 सालों के लिए 1.5 लाख रुपीज। सो नेट एडिशनल कॉस्ट इज इक्वल टू 3,85,000 रुपीज। इसलिए नेट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 50 लाख माइनस 3,85,000 इज इक्वल टू 46,50,000 रुपीज। Property registration charge at the rate 4% is equal to 46,15,000 into 4% equal to 1,84,600 rupees and consider other charges equal to 25,000 rupees. GST on property is equal to 46,15,000 into 5% equal to 2,30,750 rupees. So total other charges equal to 3,85,000 plus 1,84,600 plus 25,000 plus 2,30,750 is equal to 8,25,325 rupees। इसलिए प्रॉपर्टी का एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 लाख माइनस 8,25,350 रुपीज इज इक्वल टू 41,74,650 रुपीज। इस केस के आधार पर सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी इज ऑलवेज 16 to 20% हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टीज की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इस कॉस्ट को कंसीडर करना और कैलकुलेट करना कभी भी ना भूलें। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टी की आइडियल ईएमआई कितनी होनी चाहिए और इसे कैसे डिसाइड करेंगे। सामान्यतः बैंक आपकी इनकम एलिजिबिलिटी के आधार पर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप का 85% to 90% हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं। सर्विस कैटेगरी में आपकी नेट टेक होम सैलरी का 50% और एंटरप्रेन्योरशिप के केस में आपके 2 या 3 साल के एवरेज आईटीआर के आधार पर आपका मैक्सिमम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम मिस्टर ए के लिए ईएमआई कंसीडरेशन एंड कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो उनकी सैलरी के आधार पर उनकी अधिकतम ईएमआई
1 लाख रुपए इंटू 50% इक्वल टू 50,000 रुपीज होगी। मान लीजिए उन्हें ये लोन 20 साल के टेन्योर के लिए 8.5% पर एनएम के रेट से मिलने वाला है, तो 50,000 की ईएमआई के लिए उनकी मैक्सिमम सैंक्शनड हाउसिंग लोन 50,25,000 रुपीज होगी। अब इस वीडियो को यहीं पॉज करके मुझे बताइए, क्या मिस्टर ए को अपनी एग्जिस्टिंग 5 लाख की सेविंग को कंसीडर करते हुए 45 लाख का लोन लेकर प्रॉपर्टी बाय करने का डिसीजन लेना चाहिए? आइए इस फैक्ट को 30-33 रूल के आधार पर चेक करते हैं। इस रूल के अनुसार उनकी अधिकतम ईएमआई 1 लाख इंटू 30% इक्वल टू 30,000 रुपीज होनी चाहिए, जबकि अगर वो 45 लाख रुपीज का लोन अप्लाई करते हैं तो उसकी ईएमआई 39,000 रुपीज होगी, अर्थात उनके ऊपर 9,000 रुपए का फाइनेंशियल प्रेशर अगले 20 सालों के लिए होगा। इसीलिए आइडियली उन्हें 2 साल 9 महीने तक कॉन्टिन्यूड सेविंग करते हुए अपना 15 लाख का डाउन पेमेंट अरेंज करने के बाद ही प्रॉपर्टी बाइंग की डिसीजन लेनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की एक नई इंसाइट दे रहा होगा और आप डेफिनेटली अपने प्रॉपर्टी बाइंग की फाइनेंशियल प्लानिंग बिना किसी दबाव के इजीली 1 2 3 स्टेप के रूप में कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी वर्तमान सेविंग निल भी है तो आप कैसे और कितनी सेविंग प्लान करके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि मिस्टर ए कैसे अपनी प्रेजेंट इनकम के आधार पर 30,000 रुपये पर मंथ की सेविंग प्लान करके अपने डाउन पेमेंट की फंड बिल्डिंग करेंगे और क्या ये प्रैक्टिकली संभव है। सेविंग की अफोर्डेबिलिटी और उसके साइंस को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक 6 स्टेप सेविंग फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंगली मिस्टर ए को अपनी सेविंग और अपनी एक्सपेंसेस कुछ इस तरीके से मैनेज करनी चाहिए। इसेंशियल एक्सपेंसेस 55%, लॉन्ग टर्म सेविंग्स 10%, शॉर्ट टर्म सेविंग्स 10%, स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस 10%, रिक्रिएशन एंड हॉबीज 10%, चैरिटी एंड अदर एक्सपेंसेस 5%। इस प्रकार मिस्टर ए सामान्य रूप से 20,000 रुपये प्रति माह की बचत कर सकते हैं, जबकि 30,000 रुपये प्रति माह की बचत करने के लिए 10,000 रुपये प्रति माह का एडजस्टमेंट करना मिस्टर ए का व्यक्तिगत निर्णय होगा कि वे अपनी प्राथमिकता कैसे निर्धारित करते हैं। वे प्रॉपर्टी खरीदने का निर्णय 20,000 रुपये प्रति माह की बचत करते हुए 4 वर्ष 2 महीने बाद लेंगे या अपनी लाइफ स्टाइल में एडजस्टमेंट करके 30,000 रुपये प्रति माह का बचत करते हुए 2 साल 9 महीने के बाद लेंगे। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप मिस्टर ए की जगह होते तो प्रॉपर्टी खरीदने का निर्णय किस तरह लेते, 20,000 रुपये प्रति माह की सेविंग करके या 30,000 रुपये प्रति माह की सेविंग करके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बचत करने के बाद खर्च करने की आदत ही वेल्थ क्रिएशन की पहली सीढ़ी होती है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको एक नई फाइनेंशियल इंसाइट देगा और इसका उपयोग करके आप अपने प्रॉपर्टी बाइंग की सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकेंगे, ताकि इम्पल्सिव बाइंग से होने वाले केओस से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकें। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी या सेविंग की फाइनेंशियल प्लानिंग और भी डिटेल में करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे साथ ये प्लानिंग कर सकते हैं और पहले 100 सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल फ्री है और प्रॉपर्टी बाइंग की एक डेटा ड्रिवन डिसीजन के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीद सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी अपने प्रॉपर्टी की फाइनेंशियल प्लानिंग आप ही की तरह स्मार्टली कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंसाइट के साथ।